मुझे इस दफ़ा आपने हमें डिफरेंट जगह पे लेके जाना है। तो मैंने कहा आप जगह डिसाइड करना और हम ज़रूर वहाँ पे जाएँगे। मेंटली तौर पे वो बिल्कुल स्टेबल थी, बड़ी माशाल्लाह शार्प बच्ची थी। घर से बाहर चूँकि हालात ही ऐसे होते हैं, जब वहाँ से वो जाते हुए नहीं दिखी। इस तरफ अल-मुस्वा डेंटल क्लिनिक पे कैमरा है। हैरत की बात है वहाँ से भी उसकी फाइंडिंग नहीं निकली। अब सिचुएशन ये है कि बच्ची बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस इस टाइम ट्रेंडिंग, अगर यानी कि आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोलेंगे ना, सबसे ऊपर आपको दुआ ज़हरा का केस नज़र आएगा। 2 माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक केस का कोई सुराग नहीं मिला, केस का कोई मामला हल नहीं हुआ। मैं आज दुआ ज़हरा के फादर के साथ मौजूद हूँ। हम भाई से पूछेंगे शुरू से लेकर एंड तक की डिटेल, यानी कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ बातें ये छुपा रहे हैं कि केस को सही तरह से बता नहीं रहे, और जैसा कि एजेंसीज़ ने इनके फ़ोन भी अपने पास रखे हैं 1 हफ़्ता, तो इसमें छुपने वाली कोई भी बात नहीं है। दुआ ज़हरा 14 साल की बच्ची है जो कि टीन एज के अंदर किसी भी बच्चे को बड़ी आसानी से ट्रैप कर लिया जाता है। उसकी काउंसलिंग इन्होंने की थी, ये उनके साथ रहे हैं, इन्होंने उनको पैदा किया है, पाला है, 14 साल का किया है, और 14 साल में भी तकरीबन 1 हफ़्ता डेढ़ रहता था जब वो घर से गई है। बात करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि जब भी एक नया दिन आता है आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़े होते हैं, तो ये हौसला आपको कौन देता है? मेरा ख़्याल है जी कि जब भी कोई मेरी बैड न्यूज़ मुझे सुनने को मिलती है, मैं यकीनी तौर पे एक इंसान हूँ, मैं शेल्टर भी होता हूँ, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपनी एनर्जी गेन करता हूँ। अल्लाह ताला की मदद है। और सेकेंडली जितना अवाम ने मुझे सपोर्ट किया, पाकिस्तान की अवाम ने, मैं उसका शुक्रिया अदा, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मुझे हर रोज़ हज़ारों फ़ोन और मैसेजेस आते हैं और वो अपनी भरपूर सपोर्ट का यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, और बस मैं उसी वही मुझे नया वलवला पैदा करता है और मैं खड़ा हो जाता हूँ दोबारा। दुआ ज़हरा जिस दिन घर से गई है, आपने बताया कि वो उसने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे, इवन के उसको चश्मा भी लगा हुआ है, ठीक है, और वो अपना चश्मा भी साथ नहीं लेके गई। उसके बाद आज तक उसका सुराग नहीं मिला कि वो लाहौर कैसे पहुंची है। यानी कि बड़ी एजेंसीज़ में एजेंसी ने भी काम किया है और पूरे मीडिया ने भी इसको कवरेज दी है, लेकिन अभी तक सुराग नहीं मिला कि अकेली बच्ची लाहौर कैसे गई। अभी तक ये किसी ने नहीं बताया। वो टैक्सी ड्राइवर का कोई सुराग नहीं मिला, वो अभी तक गायब है। और सिंध पुलिस ने भी आपके साथ, यानी कि जो भी किया, सारी दुनिया के सामने एक केस है। क्या दुआ ज़हरा जो थी वो मेंटली तौर पे स्टेबल थी? छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, छोटे बच्चे तो वो जज्बाती हो जाते हैं। स्कूल जाने के बाद जैसे कोविड आ गया तो घर में रह रह के बच्चे बोर हो जाते हैं, तो जब टैब भी उसके पास था, गेम भी खेलती थी, फिर आपने वो गेम भी बंद करवा दी, तो इस बात से कभी वो बदज़न तो नहीं थी? देखिए, मेंटली तौर पे तो वो बिल्कुल स्टेबल थी। सेकेंडली हमारी एक आदत थी कि हम, भले ये कोविड का टाइम रहा है, लेकिन हम चूँकि घर के अंदर रह रहे के हर बंदा वो हो जाता है, तो हम हर 15-20 दिन बाद या महीने बाद एक फ़ैमिली का एक टूर होता था जो कराची के हद तक हम घूमते थे। सेकेंडली हर 5-6 महीने बाद हम पाकिस्तान टूर भी किया करते थे, और अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले, इस इंसिडेंट से पहले, हम पाकिस्तान टूर करके आए थे, और मेरी बेटी को बड़ा शौक़ था। और हैरत की बात यह है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन उसने सुबह, रमज़ान 14वां रमज़ान था, उसने मुझे सहरी के बाद ये बोला भी कि आपने मुझे इस दफ़ा आपने हमें डिफरेंट जगह पे लेके जाना है। तो मैंने कहा आप जगह डिसाइड करना और हम ज़रूर वहाँ पे जाएंगे। मेंटली तौर पे वो बिल्कुल स्टेबल थी, बड़ी माशाल्लाह शार्प बच्ची थी। घर से बाहर चूँकि हालात ही ऐसे होते हैं, जब आप बच्चियों को, जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं तो आप उनको वैसे ही घर में रखते हैं, और ख़ुसूसन कोविड के टाइम पर तो ऐसा ही रहा है। सेकेंडली हम कभी भी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि उसके बिहेवियर में कोई चेंज आई हो। थर्डली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एजेंसीज़ इस पे पूरा वर्कआउट करती रही। जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने 10 दिन तक तो वो मेरे घर में मौजूद होते थे, सुबह आते थे, रात में जाते थे। इसमें CPLC वाले भी थे, CIA जो पुलिस की एजेंसी थी वो भी थी, रेंजर्स की एजेंसीज़ इसमें शामिल थी। इसके अलावा डिफरेंट FIA साइबर क्राइम वाले भी थे, और दूसरी एजेंसीज़ भी थी जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। सब ने अपनी पूरी तहकीकात करने की कोशिश की,
अनफॉर्चुनेटली कोई फाइंडिंग नहीं आई। मेरे फ़ोन तक इवन जो जीमेल्स वगैरह ये सब उन्होंने वो मॉनिटर की। इसके बाद जी उन्होंने मेरे जो फ़ोन हैं ये CIA वालों ने ये वो 7-8 दिन तक वो ले गए। इनका उन्होंने फोरेंसिक करवाया। इनको अगर कोई फाइंडिंग मिली या नहीं मिली, उन्होंने रिपोर्ट इस चीज़ की कोई पेश नहीं की। एजेंसीज़ की तरफ से तो वो बिल्कुल पुल आउट हो गए थे, क्योंकि जब भी मामला कोर्ट में जाता है, जब निकाहनामा शो हुआ तो ये कोर्ट में गया तो एजेंसीज़ पुल आउट हो जाती हैं, क्योंकि ये फैमिली मैटर उस वक्त उनके बकौल ये बन जाता है। पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चालान जो पेश हुआ, जिसमें C क्लास करने का उन्होंने आपने वो रवैया देखा, उसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। जो उनकी रिपोर्ट फ़ाइल थी उन्होंने वो हमें दी ही नहीं, एक्सेस ही नहीं दी, और वो कोर्ट में भी नहीं लेकर आए। तो हैरत की बात यह है कि अगर ये ऐसे कह रहे हैं कि बच्ची एक टैक्सी लेकर गई, तो इनको उस टैक्सी वाले से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। पुलिस की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, और इसीलिए हमने उसे चैलेंज किया है, और जो जज साहब ने भी वक्ती तौर के ऊपर उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आर्गूमेंट्स के बगैर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जिस दिन दुआ ज़हरा गई है, हो सकता है कि किसी तरीके से उसको बाहर बुलाया गया हो, या किसी औरत ने बुलाया हो कि आप ज़रा आएँ, कोई चीज़ ले जाएं, या कोई चीज़ देने के बहाने बुलाया हो, और उसके बाद वो वापस नहीं आई, क्योंकि वो सिर्फ कचरा रखने गई है, ये मोहल्ले वालों ने भी देखा है। तो आपने टैप तो बंद कर दिया था 2 साल पहले, यानी कि उसके अंदर वो गेम नहीं थी जिसके थ्रू वो जो भी था। कैसे किसी ने बाहर बुलाया होगा, किस तरीके से कोई कहाँ खड़ा होगा, जबकि आपकी गली एक साइड पे बस थोड़ा ही फासला और दूसरी साइड पे काफ़ी लंबी गली है। जी, आपने गली में खुद आके देखा, गली के आउट पर एक कैमरा लगा हुआ था, वहाँ से वो जाते हुए नहीं दिखी। इस तरफ अलमुस्तफ़ा डेंटल क्लिनिक पे कैमरा है। हैरत की बात है, वहाँ से भी उसकी फाइंडिंग नहीं निकली। अब सिचुएशन ये है कि बच्ची 100% जो हम श्योर हैं कचरा रखने आई, उसने कचरे के शॉपर रखे जो पड़े हुए थे, लेकिन गली में उसे कचरा रखते देखा भी गया। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा कि वो घर के अंदर वापस आई या कोई उसे इंटाइस करके ले गया। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी ने उसको बुलाया हो, गली के कोने के ऊपर बुलाया हो, किसी खातून ने बुलाया हो, या किसी ने भी बुलाया हो, और वो बच्ची उस ट्रैप में आई और उसके बाद उसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले गए। ये बात तो मानने की बिल्कुल भी नहीं है कि बच्ची यहाँ से खुद गई। ये तो पॉसिबल मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से पॉसिबल है। किसी बड़े आदमी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ से उठकर पंजाब चला जाए। जी। और उसके बाद जब वो चली गई तो आपने कितनी देर बाद उसको ढूंढना स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर आपने जाके थाने में एप्लीकेशन दी? देखिए, विदिन 30 मिनट्स हम गली में उसे ढूंढ रहे थे। इस घर में मैंने आके पूछा, अपना घर पूरा थारो चेकिंग की, गली के अंदर घरों में, क्योंकि वैसे तो वो गली में किसी और घर में जाती नहीं थी, यही एक हमारा घर था, ये उसकी नानी का घर था, यहाँ वो आती थी। उसके बावजूद हमने गली में देखा। गली में अच्छा मज़े की बात यह है कि मेरे घर के 3 फुट के फासले पे बोरिंग हो रही थी। वो मज़दूर काम कर रहे थे, उन्होंने ड्रिल लगाई हुई थी। उन्होंने भी उसे निकलते हुए नहीं देखा। ये एक, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इसमें कोई जिन ले गया? जी, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो किस तरीके से उसको वहाँ से गायब किया गया। काज़मी भाई, दुआ ज़हरा 2 माह अजनबी लोगों के पास है जी। उसके चारों तरफ एक ही माहौल उसको मिला हुआ है। कितने लोग हैं उसको जो उसका ब्रेन वॉश कर रहे होंगे, इसीलिए बच्ची इतनी नफ़रत पे उतर आई है, इतना वो नफ़रत करती है। और जिस दिन वो आपसे मिली तो उस दिन उसके क्या जज्बात थे? यानी कि आप कह रहे हैं कि वो रोई और उसने कहा पापा मैंने घर जाना है, लेकिन पुलिस उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई, उसका बयान भी नहीं दिलवाया गया। देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जब बच्ची को ये रात में 2 बजे 3 बजे के करीब रिकवर करके कराची में लेकर आए हैं, बच्ची को कोर्ट के अंदर 10 तारीख को पेश करना था, लेकिन उन्होंने सुबह 6 तारीख को बच्ची को पेश किया, जो कि एक मेरी समझ में बाहर है कि पुलिस ने ऐसे क्यों किया। उनको ऐसी क्या जल्दी थी। सेकेंडली, उन्होंने हमें भी नहीं बताया कि हम आज सुबह कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट डे मुझे वहाँ पे कोर्ट में एक रिपोर्टर था, अल्लाह भला करे जी उस शख्स का, उसने मुझे कॉल करके कहा कि आपकी बेटी का केस इधर लग गया, 1-1.5 घंटे में ये केस ऑन हो जाएगा, फ़ौरन पहुँचे। हम लोग घर में सोए हुए थे, जिस हालत में थे हम उसी हालत में उठे, कोर्ट में दौड़े, वहाँ पहुँचे, पता चला जी बस आने वाले हैं। तो ये अब पुलिस की अब ज़्यादती है, आप देखते जाइए। उसके बाद जी पुलिस बच्ची वहाँ पे कोर्ट में पेश हुई।
कोर्ट का रूल ये होता है, मैं जहाँ तक, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कानून का, मैं तो इससे पहले कभी कोर्ट की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन इस इंसिडेंट के होने के बाद पता चला जी कि जब भी 164 बच्ची का एक बयान लिया जाता है, बच्ची को एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है कि वो रिलैक्स हो। अमूमन उसे 2-3 दिन का एक टाइम दिया जाता है, वो शेल्टर हाउस में रहती है। और उसके बाद जो बयान होता है वो बैठकर उससे लिया जाता है, और उसके बहुत सारे SOPs हैं। इसमें कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। बच्ची वहाँ से आई जिस हालत में आई, आपने वो वीडियोस देखी। मेरी फैमिली की ख़वातीन को जिस तरह से धक्के दिए गए, मिलने भी नहीं दिया गया। मैंने बच्ची के सर पे हाथ रखने की कोशिश की गई और मुझे धक्के मारे गए। तो बच्ची जो थी वो अंडर प्रेशर और खौफज़दा जिस खौफ के आलम में थी, वो सब ने उसे देखा। उसके बाद बच्ची ने कोर्ट में बयान दिया, बच्ची को ले गए शेल्टर हाउस में दे दिया। वहाँ पे उन्होंने एक मेडिकल टेस्ट करवाया, जो कि एक ऑब्वियसली जिस तरीके से हुआ उसमें किसी मेडिकल का कोई SOPs का ख्याल नहीं किया गया, क्योंकि इसमें एक बोर्ड बनता है जिसमें 3, 5 या 7 डॉक्टर बैठते हैं। जो नॉर्मल बोर्ड होता है उसमें 5 डॉक्टर बैठते हैं, जो सुपर बोर्ड होता है उसमें मेरे ख्याल 7 डॉक्टर्स और 1 सर्जन होता है। इसमें एक जूनियर MLO से एक टेस्ट रिपोर्ट जो उनको दरकार थी, उन्होंने वो डलवाई, और जो है वो आधे घंटे के बाद वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो जज कोर्ट में खोलता है, वो मीडिया की ज़ीनत था। हमने उसी वक्त इसे मीडिया पे देखा और इसे गवर्नमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो चैलेंज कर दिया। वहाँ उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी किया। नेक्स्ट डे जब कोर्ट में हियरिंग थी, हम वहाँ पे पहुँचे तो जज साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि मैं इस डॉक्यूमेंट को नहीं मान रहा, क्योंकि वो रात को ही वो पुलिस सर्जन जिन्होंने ये हरकत की थी वो सस्पेंड हो गया था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे बच्ची के। हैरत की बात है जी, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे गए। एक फ़ेक रिपोर्ट जिसे जज साहब ने ये भी एडमिट किया कि मैं इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले रहा, ये ट्रायल कोर्ट का काम है, उसके बावजूद बच्ची को फ्री विल दे दी गई सिर्फ वर्बल स्टेटमेंट के ऊपर कि मैं 18 की हूँ, हालांकि मेरी शादी को 17 साल हुए हैं। बच्ची 17 साल की तो पॉसिबल ही नहीं, किसी तरह भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। सेकेंडली, मेरे पास तमाम एविडेंस, रिटन एविडेंस जो नादरा के अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे वो पड़े हुए थे, और पुलिस ने उनको वेरीफाई भी करवाया था, और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक भी बच्ची 14 साल की थी। लेकिन वो उसके बाद जो हुआ आपके सामने है कि किस तरीके से बच्ची के साथ रवैया रखा गया। मेरी जो वाइफ़ थी वो कोर्ट रूम में बेहोश हो गई, क्योंकि हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि हमें बच्ची से तो मिलने दिया जाए। 51 दिन के बाद हमने इतनी मेहनत करके बच्ची यहाँ पे आई है। उससे पहले आपने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें आप रोए भी थे कि बच्ची बाजियाब हो गई है। तमाम आपने लोगों का शुक्रिया और कौम का शुक्रिया भी अदा किया था। बिल्कुल जी, मुझे जितनी दुआएं सब लोगों ने की थी, मेरे पर वाजिब था कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता। मैंने वो किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ इस तरीके से बिहेवियर होगा। कोर्ट रूम में जज साहब ने ह्यूमैनिटी की बुनियाद पे शायद चंद मिनट दिए। वो चंद मिनट, मेरा ख्याल है आधा घंटा या 15 मिनट, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। 4 से 5 मिनट बाद पुलिस ने उस मुलाकात में, वो भी ऐसे हुई कि ये सोफ़े पे हम बैठे हुए थे, माँ बीच में बच्ची थी, एक तरफ मैं था। मैंने बच्ची को प्यार किया, और 2 फुट के फासले पे वही जिनसे डर था वो सामने पूरे लाइन बना के खड़े थे, और बच्ची बार बार उन्हें देख रही थी। मैंने बच्ची को यहाँ तक बोला कि अगर आपको कोई खौफ है, आपको कोई उंगली भी नहीं लगाएगा, आप सिर्फ बता दो एक बार। सेकेंडली, आपने अगर अपनी मर्ज़ी से शादी की, आप हमें तब भी बताओ, हम जज साहब के सामने जाके बोलते हैं एक चीज़ को जिस पे इतना बड़ा वो बना हुआ है। सेकेंडली, उसको एक जो आपने स्टेप उठाया, अगर ये आपने उठाया तो ये इलीगल है, इसको लीगल वे की तरफ लेके जाते हैं। बच्ची ने अगर बच्ची भाग कर इतना खौफजदगी कि वो उसी वक्त मुझे बोलती कि बाबा ठीक है आप चलो मेरे साथ, वो उस पर भी खामोश रही। इट मीन्स वो मसला, वो बात भी नहीं थी। मैंने जब उसे 7-8 दफ़ा ये कन्विंस किया कि आप जज साहब के पास आओ और आप बोलो कि मैंने माँ बाप के पास जाना है, तो जो लास्ट मोमेंट उसने यस बोला, उसी वक्त उसका बाजू पकड़ कर बाहर ले जाया गया। कानून के रखवाले, मैं क्या कह सकता हूँ जी, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। सेकेंडली, उसके बाद मैं जज साहब के पास दौड़ा और मैंने अपने लायर को भी साथ लिया। हमने जाकर रिक्वेस्ट की कि बच्ची कुछ बोलना चाहती है, एक बयान देना चाहती है, लेकिन जज साहब ने उस वक्त डिनाई कर दिया कि बयान, ये अदालत है जी, ये यहाँ पे रोज़ रोज़ बयान नहीं होते।
जो कि मेरा ख्याल है कि ज़्यादती थी। अगर बच्ची ने मेरे से मुलाकात के बाद उसका कोई माइंड जो उसके सर पे खौफ था वो दूर हुआ था, तो उसको ज़रूर इधर लाना चाहिए था और जज साहब को पूछना चाहिए था। अच्छा, मुझे ये भी बोल दिया गया कि ये भी झूठ है। मैं अब आपको इतना बेवकूफ़ तो नहीं लगता कि मैं कोर्ट में इतना बड़ा ब्लंडर करता। अगर बच्ची ऐसे ना करती, मैं उसे कोर्ट रूम में जज साहब के सामने दोबारा अदालत में ले आता और वो कहती मैंने तो बोला ही नहीं, तो मेरा ख्याल है मैं तो उसी वक्त अरेस्ट हो जाता इस चीज़ के ऊपर। तो इसको भी बाद में एक झूठ बना दिया गया, जो कि ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद सर उसका एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद फिर आपने अपना यानी कि सारा मौक़िफ़ दिया और आपने इंटरव्यू वो देखा भी होगा, जो कि देख के सबको ही तकलीफ़ हुई जिसने भी वो इंटरव्यू देखा है। इंटरव्यू के बाद उसने यही कहा कि अगर मैं यानी कि वो जो एक खातून इंटरव्यू कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि ऑफ़ कैमरा मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे बाबा मेरे शौहर से सुलह करते हैं तो ही मैं आऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि वो इंटरव्यू अंडर प्रेशर जिस तरीके से उन्होंने एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, तो मेरा ख्याल है वो ज़ुनैरा के कैमरामैन ने भी ये बोल दिया कि ये स्क्रिप्टेड था और जिस तरीके से बताया गया। मैंने सबसे जो जितने इस चीज़ को न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट कर रहे थे, मैंने उन सबको रिक्वेस्ट की कि आप जाके बच्ची का इंटरव्यू करिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखती है, उस पर कोई प्रेशर दिखता है, वो फैमिली आपको स्ट्रेट अवे कोई साफ़ सुथरी शरीफों की फैमिली दिखती है, जो कि है नहीं, क्योंकि जिनको 4-4 सूबों की पुलिस से बचना आता है और आईजी तक उनके लिए चेंज हो जाते हैं और उनकी इतनी वो है पावर है जी कि पुलिस यहाँ से बिज़नेस क्लास की टिकटें करवा के उनको वापस भेजती है और माफ़िया मांगती है और यहाँ पे रेस्ट हाउस के अंदर उनको मेहमान बना के रखा जाता है। तो शरीफों की फैमिली तो वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मेरे जाने का यही मकसद है कि बेसिकली जो हाई कोर्ट के अंदर जो डिसीजन हुआ था, हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर नज़रसानी की जाए, ट्रायल कोर्ट के अंदर इसका एक फेयर ट्रायल चले, क्योंकि ज़हीर या जितने भी इसमें कल्प्रिट्स थे उनको किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया। ये एक वाहिद ऐसा केस है जिसमें आईजी तक मुअत्तल हो गए, लेकिन जब मुलज़िम जो थे वो अदालत में आए तो उनके ऊपर किसी ने एक सवाल भी नहीं किया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा केस कभी नहीं आया होगा। तो सर अब इस केस का अगला रुख क्या है? अब आपने सुप्रीम कोर्ट में तो एप्लीकेशन दायर कर दी, अब आगे आप क्या करने जा रहे हैं? यानी कि आप कभी सोच सकते हैं कि आप उस फैमिली से सुलह करेंगे? दुआ ज़हरा के आगे आपको झुकना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये, अगर वो मेरी बेटी को मुझे दे दे तो उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से इसमें माफिया एक्सपोज हुआ है, हमें उनको इस माफिया के लिए जितना वो कर सकना चाहिए हमें करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ एक मेरी बेटी ही का इशू नहीं है। मैंने इसमें देखा, रोज़ाना मुझे फ़ोन, आज भी मेरे घर पे कोई शख्स आए थे, वो कह रहे थे जी कि मेरी बेटी लापता है और मुझे मेरी मदद की जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं तो अपनी बच्ची की मदद नहीं कर सका, तो मैं आपकी क्या मदद करूँ यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद मैंने उन्हें कुछ टिप्स दिए जो कि इम्पॉर्टेंट थे, जो मुझसे बेसिकली बड़ी देर बाद जो चीज़ें जिसके ऊपर मैंने स्टेप लिया था, मैंने उन्हें वो चीज़ें फ़ौरन बताई कि आप ये कीजिए। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है, रोज़ाना बच्चियाँ यहाँ से उठ जाती हैं, गैरत के नाम पे कोई बोलता नहीं है। सेकेंडली, अगर कोई FIR भी करता है तो परसू नहीं किया जाता केस को। तो मेरा ख़्याल है कि इस माफिया जो है वो पूरे तरीके से इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मैं सलाम करता हूँ जी जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहिब के बेंच को, जो इसको बड़े भरपूर तरीके से लेके चल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोर्ट रूम में वेकेशंस हो गई और उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई। दुआ ज़हरा आपको आपने बड़े लाडों से पाला है, कोई मैसेज ऐसा देना चाहें जो शायद वो ये इंटरव्यू देख ले, उस तक ये मैसेज पहुंच जाए और वो किसी तरीके से वहाँ से निकलने की कोशिश करे? हाँ, मैं उसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर वो जितना भी अंडर प्रेशर है, मुझे पता है वो अंडर प्रेशर है और उसके लिए मुश्किल है बोलना, लेकिन उसे एक बार तो बोलना पड़ेगा। अगर उसे कोई मौका मिलता है कोई एक मैसेज कन्वे करने का, वो ज़रूर करे, और उसके लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पूरा पाकिस्तान उसकी मदद के लिए पहुँचेगा इंशाल्लाह। दुआ ज़हरा, अगर आप ये इंटरव्यू देख रही हैं तो आपके पापा ने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग बनो और स्टेप लो, और एक मैसेज जैसे ही मौका मिले सिर्फ एक मैसेज कर दो, तो मैं तो क्या कि पूरा पाकिस्तान आपको लेने आ जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ ज़हरा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो जल्द अज जल्द अपने बाप के पास वापस आ जाए।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।